स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के वोटर लिस्ट से नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटरों का नाम कट जाएगा। सीमांचल को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव अब की बार कई मायनों में नई इबारत लिखेगा। अंदेशा है कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में घुसपैठ करके पिछले कई चुनावों से मतदान करने वाले नेपाली, बांग्लादेशी और फिर रोहिंग्यों का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। सीमांचल को लेकर के कुछ दलों की नींद उड़ गई है। जब पिछले चुनाव में सीमांचल में कई दलों को अच्छी खासी बढ़त मिली थी और इस बार उनकी नींद उड़ने वाली है कहा जाता है। इन दलों को अपने समर्थक वैसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की आशंका है जो निर्वाचन आयोग की कसौटी वाले दस्तावेज शायद ही जमा करा पाए। अब विवाद इस बात को लेकर क्या है कि चुनाव आयोग की ओर से घर घर कराए गए मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ को बड़ी संख्या में नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में सफल रहे हैं। ये लोग आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेज प्राप्त करने में सफल रहे। इसे लेकर के चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 25 जून से 25 जुलाई के बीच भरे गए गणना प्रपत्र की 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाने वाली समुचित जांच के उपरांत यदि बीएलओ और फिर अन्य अधिकारियों दावे सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दोस्तों बिहार में बिजली गिरने के साथ साथ आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के लोग पिछले 3 दिनों से गर्मी से बेहाल थे, लेकिन आज से मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दूं कि कल दोपहर बाद मौसम में आए अचानक बदलाव से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ गरज और फिर बूंदाबूंदी होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जहाँ कल बांका, मधेपुरा, लखीसराय, बिहार शरीफ, छपरा, जहानाबाद, हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और फिर सुपौल के अलग अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना और फिर आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। जहां पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी समेत बिहार के अन्य हिस्सों में आंधी के साथ गरज, बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं पर 48 घंटे बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास हवा के चक्रवाती परिसंरचना का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में बदलाव की संभावना है। वहीं पर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया और फिर नवादा जिले में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी भाग, रोहतास, गया, नवादा, भभुआ, बांका, जमुई के विभिन्न हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 36.6 मिलीमीटर बारिश रोहतास के तिलोथू में दर्ज की गई है। दोस्तों बिहार चुनाव में फ्री का खेल बंद हो गया है। जी हाँ, अब ये सवाल है कि आखिर क्यों। बिहार में जैसे ही लोगों को ये पता चला था कि नीतीश कुमार ने हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। करीब 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की कीमत चुका रहे बिहार के लोगों ने इसे अपने लिए बड़ी चुनावी सौगात माना था। लेकिन शाम होते होते ये सूचना गलत साबित हुई। जब सरकार के वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये साफ कर दिया है कि सरकार ने इस तरीके का कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसको लेकर के लोगों में निराशा भी दिखाई पड़ी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस समय मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करना चुनावी जीत की गारंटी बन गया है, बिहार सरकार ने इस फैसले से कदम पीछे क्यों खींचा है। अभी इसी मुद्दे पर महागठबंधन के पत्ते खुलने बाकी है। यदि महागठबंधन इस खेल में अपना दाव लगाता है, क्या तब भी एनडीए इस तरह के वादे से पीछे ही रहने का निर्णय करेगा। दरअसल बिहार अपने आर्थिक पिछड़ेपन के बाद भी एक मामले में देश के दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है। देश के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी हुई है। हद से ज्यादा कर्ज लेने के कारण पंजाब जैसे राज्य अपने कर्ज लेने की क्षमता तक खो चुके हैं। लेकिन ऐसे दौर में जबकि कर्ज लेकर के राज्यों को बेहतर बनाने को एक आजमाया हुआ नुस्खा मान लिया गया है, नीतीश कुमार ने इस नीति को नहीं अपनाया है। वे राज्य की अपनी आय और फिर केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे आर्थिक अनुदान से राज्य की सरकार संभाल रहे हैं। जब बिहार ने शराबबंदी भी लागू कर रखी है, इससे बिहार को आबकारी विभाग से मिलने वाली सबसे
बड़ी आय पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जेडीयू सूत्रों के अनुसार पार्टी ये मानकर चल रही है कि उसकी सत्ता में वापसी तय है। ऐसे में सत्ता में वापसी के बाद भी उसे राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालना है। ऐसे में वह अपने लिए कोई भी ऐसा खतरा नहीं पैदा करना चाहती है जो सत्ता वापसी के बाद उसे ही भारी पड़ जाए। जेडीयू नेता का दावा है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में जो भी दावा किया है उसे पूरा निभाया है। ऐसे में वे कोई ऐसा दावा नहीं करना चाहते हैं जिसे पूरा ना किया जा सके, इसीलिए शायद 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को वापस ले लिया गया। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को आखिर महागठबंधन में जगह क्यों नहीं मिली है? दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बना करके महागठबंधन का खेल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से पार पाने का रास्ता लालू प्रसाद यादव ने खोज निकाला है। साथ ही साथ ये अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया है कि क्यों एक AIMIM को महागठबंधन में एंट्री नहीं दी गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली RJD अपने कोर वोटर मुसलमानों पर खास ध्यान दे रही है। इस समाज में उसने खास करके अति पिछड़े मुस्लिम जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की रणनीति बनाई है। राजद ने एक ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत अति पिछड़े मुस्लिम नेताओं में नेतृत्व उभारना शुरू कर दिया है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों के अनुसार आने वाले समय में संगठन की प्रांतीय और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या फिर विधानसभा प्रत्याशी का चयन माना जा रहा है कि इस बार अति पिछड़े मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर राजद की इस रणनीति के पीछे RJD का राजनीतिक गणित है, जहाँ अनुमान है कि बिहार में मुसलमानों में अति पिछड़े जातियों की संख्या लगभग 67% है। यह सूत्र बताते हैं कि AIMIM के अनुरोध को खारिज करने के पीछे RJD का एक विशेष सर्वेक्षण आधार बना है। यह पार्टी ने विभिन्न आधारों पर एक सर्वेक्षण किया है और पाया है कि वक्फ विधेयक के विरोध में राजद कांग्रेस के जितना जोर किसी और पार्टी ने नहीं दिखाया है। यह सर्वेक्षण से पता चला है कि मुस्लिम समुदाय AIMIM को वोट देकर के महागठबंधन को कमजोर करने के पक्ष में नहीं है। वहीं पर सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जब भी मुस्लिम हिंदू का नारा बुलंद होता है तो उसका फायदा विपक्ष से ज़्यादा भाजपा को होता है। इसलिए RJD या फिर कांग्रेस AIMIM को महागठबंधन में शामिल करके हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं करना चाहती है। इसके अलावा भी मुस्लिम मतदाताओं का मूड भांपने के लिए RJD ने कई अन्य अभ्यास भी किए हैं। इसी रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के महागठबंधन में अपनी पार्टी को शामिल करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। RJD ने अपने कोर वोटर मुसलमानों पर भरोसा जताया है। जानकारों का कहना है कि RJD अपने कोर वोटरों में किसी की हिस्सेदारी स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए उसने अपने कोर मुस्लिम वोटरों में अति पिछड़ी जातियों में अपने पैठ बनाई है। मुसलमानों में ये एक ऐसा वर्ग है जिसके वोटों से ज़्यादा मुस्लिम चुनाव जीतते रहे हैं, जबकि इस वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या इसमें बहुत कम है। दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर के संकेत मिले हैं। तेजस्वी के ग्राफ नीचे जा रहे हैं जबकि प्रशांत किशोर के ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। जब बिहार चुनाव को लेकर के सी वोटर के मासिक ट्रैकर सर्वे ने बिहार की राजनीति में बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और फिर उनके कामकाज से जनता संतुष्ट नजर आ रही है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घटती जा रही है और प्रशांत किशोर तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। जब सर्वे पर भरोसा करें तो बिहार की राजनीति एक रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी, नीतीश कुमार की यथास्थिति और फिर प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव बिहार में नए सियासी समीकरणों के नए संकेत दे रहे हैं। जब कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य को लेकर की चिंता और एंटी इनकम्बेंसी जैसे कमजोर आधार के बावजूद नीतीश कुमार के काम से 58% लोग संतुष्ट हैं। लेकिन उनकी सार्वजनिक तौर पर सक्रियता और फिर बार बार गठबंधन बदलने की इमेज एनडीए के लिए चुनौती बन गई है। वहीं पर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा रहे हैं। जब सर्वे के अनुसार जनसुराज के प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 14.9% से बढ़कर के 18.4% तक पहुंच गई है। यह कास्ट पॉलिटिक्स से अलग अपील और फिर युवा शहरी वोटरों के समर्थन की ओर संकेत करता है। वहीं पर सी वोटर सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव की लोकप्रियता फरवरी 2025 में 41% से घट करके जुलाई 2025 में 35% हो गई है। इस 6% की गिरावट के पीछे कई संभावित कारण हैं, जिसमें यादव समुदाय की एक तबके में असंतोष है। जब विशेष रूप से मोतिहारी में अजय यादव की सांप्रदायिक हिंसा में जान जाने पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की चुप्पी ने इस समुदाय को निराश किया है। यादव समुदाय आरजेडी का कोर वोट बैंक है। यह जानकार बताते हैं कि यादव समुदाय मानते हैं कि सामाजिक एकता और फिर सुरक्षा को देखते हुए तेजस्वी को और मुखर होना चाहिए था। जब समुदाय का एक हिस्सा ये कह रहा है कि पहले समाज रहेगा तब आरजेडी या फिर तेजस्वी होंगे। ये नाराजगी आरजेडी के पारंपरिक वोटर
आधार को कमजोर कर सकती है। वहीं पर बिहार की जनता के बीच लालू राबड़ी शासन और फिर नीतीश राज की तुलना एक बार फिर से चर्चा में है। चुनाव का समय नजदीक आते ही लोग तुलना करने लग जाते हैं और फिर नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के लोगों के मन में उतनी नाराजगी नहीं है, भले ही उनकी सार्वजनिक स्थिति उपस्थिति कम हो गई हो। जब विकास और फिर सुशासन के कुछ क्षेत्र में जनता का भरोसा बनाए हुए हैं। सी वोटर सर्वे के अनुसार जून 2025 में 59% और जुलाई में 58% लोग नीतीश के कामकाज से संतुष्ट थे। इसके विपरीत तेजस्वी के उठाए गए बेरोजगारी और फिर अपराध जैसे मुद्दे जनता को प्रभावित करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। एनडीए का जंगल राज का भय दिखाने वाला नैरेटिव तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में उभर रही है। सी वोटर सर्वे में उनकी लोकप्रियता फरवरी में 14.9% से बढ़कर के जून में 18.4% हो गई है और वे नीतीश कुमार को पछाड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर का जाति निरपेक्ष दृष्टिकोण और फिर शहरी युवाओं और फिर शिक्षित वर्ग के बीच बढ़ता समर्थन तेजस्वी के वोट बैंक विशेष रूप से युवाओं और फिर गैर यादव पिछड़े वर्गों को प्रभावित कर रहा है। जहां उनकी ताज़ा हवा की तरह उभरने वाली छवि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को चुनौती दे रही है। वहीं पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की रणनीति में कुछ कमियां भी उनकी लोकप्रियता पर असर डाल रही है। उदाहरण के लिए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और फिर सहयोगी दलों जैसे कि कांग्रेस के साथ तालमेल की कमी ने महागठबंधन की एकजुटता को कमजोर कर दिया है। जब पप्पू यादव जैसे नेताओं ने तेजस्वी पर गठबंधन धर्म निभाने में विफलता का आरोप लगाया है, जिससे विपक्षी खेमे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों खबर बिहार के भागलपुर से सामने आई है। यहाँ पर एक बच्ची की मां के साथ प्रेम करना एक युवक को भारी पड़ गया, क्योंकि ग्रामीणों ने मिलकर के उनकी शादी करा दी गई। को बता दें कि बिहार के भागलपुर में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने जाना प्रेमी युवक को महंगा पड़ा है। लोगों ने दोनों की पकड़ करके जबरन शादी करवा दी। महिला 5 साल से शादीशुदा है और फिर एक बच्चे की माँ है। युवक ने जब उसे रखने से मना किया तो फिर गाँव वालों ने पुलिस बुला लिया। इधर महिला ने 7 साल से प्रेम संबंध का दावा करते हुए कहा कि उन दोनों की एक बेटी भी है। परिवार, समाज और फिर पुलिस इस लव ट्रायंगल को सुलझाने में लगा हुआ है। वहीं पर कजरेली थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है। शनिवार की रात युवक शादीशुदा एक बच्चे की मां प्रेमिका से मिलने उसके गांव गया था, जहां लड़के को लोगों ने पकड़ लिया और फिर जबरन शादी करवा दी। जब महिला अपने पति को छोड़कर के प्रेमी के साथ रहना चाहती है, जबकि युवक उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, तब महिला के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पर कजरेली पुलिस दोनों को थाने ले आई है। जब महिला की मां ने बताया है कि बेटी की शादी बांका जिले में 5 साल पहले की गई थी, लेकिन बेटी ससुराल में रहने के बजाय अक्सर मेरे घर पर रहती थी, जिसके चलते दामाद ने रखने से मना कर दिया। जब उसको 3 साल की एक बेटी है। माँ, बेटी और फिर बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित है, जब वह बेटी को प्रेमी के साथ भेजने को तैयार है। इस शादीशुदा महिला ने बताया है कि दोनों 7 साल से प्रेम प्रसंग में थे और हम दोनों की एक बेटी भी है। अब हम इसी के साथ रहेंगे। तब परिजनों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में कजरेली थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि थाने में बॉन्ड भरने के बाद लड़का को परिजनों को सौंप दिया गया। दोनों पक्षों को समझा करके समस्या को सुलझा दिया। जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन सरकार पूरी सतर्कता और फिर गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नैतिकता का मुखौटा पहन करके बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार अपराध और फिर अपराधियों से सख्ती से निपटेगी। जरूरत पड़ी तो फिर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर, एनकाउंटर और फिर संपत्ति जब्ती जैसे कदम उठाए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि अपराध पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्षी दल अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। सरकार किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं पर राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में कांग्रेस की बैठक बुलाए जाने पर विजय सिन्हा ने परिवारवाद पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष परिवारवाद की राजनीति कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष है और बिहार में तेजस्वी यादव जैसे। दोस्तों बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय की देखरेख में हज भवन पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क गैर आवासीय ऑनलाइन कोचिंग में भाग लेने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है।
आवेदन की तिथि जो कि 12 जुलाई तक थी उसे अब बढ़ा करके 19 जुलाई कर दिया गया है। इच्छुक लाभार्थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय अररिया में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन गैर आवासीय कोचिंग की व्यवस्था 2 केंद्रों यथा +2 राजकीय उच्च विद्यालय अररिया और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फारबिसगंज में निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में संचालित की जाएगी। जब वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग आदि की किसी साक्षात्कार प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सफल हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सेहत की खबर के बारे में बात की जाए तो इसमें हम बात करेंगे कि चाय अगर आप ना पिए 30 दिन बिना चाय के रहे तो आपके सेहत में क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि भारत में चाय के प्रति प्यार सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में कई चाय पड़े में मिल जाएंगे। हम में से कई लोग सुबह ब्रश करने से पहले चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमें नई ऊर्जा मिली हो। चाय हमारे जीवन में इतनी घुल मिल गई है कि दिन में 1 या फिर 2 कप पीने में कोई नुकसान नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि चाय लंबे समय में शरीर में कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। तो फिर क्या ऐसी स्थिति में चाय पूरी तरह से छोड़ देना सही है, ये भी सवाल है। अगर हम 1 महीने तक चाय ना पिए तो फिर इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल है। इन सवालों के जवाब हम अभी आपको बताएंगे। आपको बता दूं कि 1 महीने तक चाय ना पीने से शरीर में कैफीन का स्तर कम हो जाता है। इससे गहरी और फिर अच्छी नींद आती है और चिंता कम होती है। जैसे चाय छोड़ने से जल संतुलन संबंधित समस्याएं कम होती है और पेशाब संबंधित दिक्कतों से राहत मिलती है। ये पाचन पर भी सकारात्मक असर डालता है। हालांकि जो लोग मानते हैं कि चाय से उन्हें आराम मिलता है, वे चाय छोड़ने के बाद मानसिक समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोग चाय छोड़ने के बाद थकान, सुस्ती, नींद में खलल, सिर दर्द और फिर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसी लक्षण महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये लक्षण कुछ दिनों तक ही रहती है। जहाँ एक बार शरीर चाय के बिना रहने की आदत डाल लेता है तो फिर कोई समस्या नहीं होती है। वहीं पर दूध वाली चाय की जगह आप हर्बल चाय, फलों का रस या फिर गर्म पानी ले सकते हैं। कैफीन युक्त हर्बल चाय जैसे गेंदा या फिर पुदीना चाय शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। सेब या फिर क्रैनबेरी जैसे फलों का रस शरीर को ताजगी प्रदान करता है क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ये कैफीन मुक्त होते हैं। इसके अलावा गर्म पानी में नींबू या फिर शहद मिलाकर के पीने से भी चाय जैसा आराम मिलता है। कुछ लोग मजबूरी में चाय छोड़ने का विकल्प चुनते हैं। संवेदनशील पेट या हार्ट बर्न से पीड़ित लोगों को कैफीन वाली चाय से बचना चाहिए। वहीं पर गर्भवती महिलाएं या फिर स्तनपान कराने वाली माताओं को कम मात्रा में चाय पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि अधिक चाय शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पर आयरन की कमी से एनीमिया से पीड़ित लोगों को चाय से बचना चाहिए क्योंकि चाय में मौजूद टेनिन आयरन के अवशोषों को रोकता है। दोस्तों, संपत्ति इंसान को इतना लालची बना देता है कि वह इंसानियत के साथ साथ रिश्तों को भी भूल जाता है। बिहार के मुंगेर में ऐसा ही देखने को मिला है। बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक नया छावनी से लाया गया एक मां का शव सुल्तानगंज शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए 6 घंटों तक संपत्ति बंटवारे के विवाद में तरसता रहा। जब मृतका सुदामा देवी के 8 पुत्रों की मां थी, जिसमें से 2 का पहले ही निधन हो चुका है। बचे हुए 6 पुत्र अरुण कुमार यादव, वरुण कुमार यादव, सुनील कुमार यादव, लाल मोहन यादव, सत्यनारायण यादव और फिर रतन लाल यादव वर्तमान में जीवित हैं। शनिवार की रात 9:30 बजे सुदामा देवी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान छोटे पुत्र लाल मोहन यादव ने संपत्ति विवाद को लेकर के अन्य भाइयों के साथ शमशान घाट पर ही विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी भाई आपस में संपत्ति बंटवारे को लेकर के विवाद करने लगे, जिससे तनाव बढ़ गया और फिर कोई भी आग देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके चलते मृतका का शव 6 घंटे तक शमशान घाट पर पड़ा रहा। जब घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। जो सूचना पर बरियारपुर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार शमशान घाट पहुंचे और लाल मोहन यादव को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया और उसको बेटे की जिम्मेदारी का एहसास कराया। इसके बाद रविवार रात 8 बजे मंझले पुत्र लाल मोहन यादव ने मुख अग्नि दी। तब जाकर के सुदामा देवी का दाह संस्कार संपन्न हुआ। हालांकि विवाद अभी भी जारी है। परिवार और संबंधियों के स्तर पर मामले सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। संपत्ति विवाद को लेकर की मां के अंतिम संस्कार के लिए भाइयों के आपस में भिड़ जाने की चर्चा जोर शोर से हो रही है। पुलिस से किसी पक्ष ने कोई भी शिकायत नहीं की है।
दोस्तों आरबीआई ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। आज के इस बढ़ते ज़रूरत के कारण लोग लोन लेने को मजबूर हो जाते हैं या फिर ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में कई बार बैंक की तरफ से लोन के नियम का पालन नहीं किया जाता है। यही वजह है कि ग्राहक को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हाल ही में आरबीआई ने लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी अच्छी अपडेट जारी की है। आरबीआई ने इस बात की जानकारी भी दिया है कि सभी बैंकों को नियम पालन करने के लिए कहा गया है। हाल ही में आरबीआई की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि कर्ज के लिए केएफएस पर निर्देशों को सुसंगत बनाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार आरबीआई के दायरे में आने वाले जो भी वित्तीय संस्थान है उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के प्रदर्शित बढ़ाने और फिर सूचना की कमी को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसकी वजह से कर्ज वाला सोच विचार करके वित्तीय निर्णय कर सकेंगे। आरबीआई के ये निर्देश विनियम के दायरे में आने वाले सभी इकाइयों की ओर से दिए जाने वाले खुदरा और फिर एमएसएमई टर्म लोन के मामले में लागू किए जाएंगे। दोस्तों बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है। झारखंड की सत्ता में मजबूती से काबिज जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बिहार की जमीन पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। झारखंड में बीजेपी को मात देने के बाद अब जेएमएम की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर है और इसके लिए पार्टी महागठबंधन का दरवाज़ा खटखटा रही है। जेएमएम ने आरजेडी के सामने अपनी शर्तें स्पष्ट रखती है। 12 विधानसभा सीटों पर हिस्सेदारी, जिनमें चकाई, जमुई, धमदाहा, कटोरिया जैसे सीटें शामिल है। पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अगर गठबंधन में सम्मानजनक जगह नहीं मिली तो फिर वे अकेले चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। दोस्तों बिहार की तरह ही अब पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार की तरह अब पूरे देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। ये प्रक्रिया मतदाता सूचियों की व्यापक जांच और फिर सफाई के लिए की जा रही है ताकि अवैध विदेशी नागरिकों को पहचान करके सूची से हटाया जा सके। आयोग की योजना है कि मतदाता सूची में दर्ज लोगों के जन्म स्थान की जाँच करके विदेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाए। हालांकि इस प्रक्रिया का कुछ विपक्षी दलों और फिर सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस कवायद से कई पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, जिससे उनका मताधिकार छिन जाएगा। इसी को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां अब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। इसके बाद ही निर्वाचन आयोग राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षण पर अंतिम फैसला लेगा। देश के कई राज्यों में इसे जो पहले 2002 से 2004 के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण हुए थे। यही सूची इस बार की प्रक्रिया में आधार बनेगी। जब बिहार में इस समय 2003 की मतदाता सूची को लेकर के विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। दोस्तों देश में करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे लोगों के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए यूआईडीआई ने एक खास मुहिम शुरू की है। इस अभियान के तहत मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को बंद किया जा रहा है, यानी कि निष्क्रिय किया जा रहा है, ताकि कोई भी उनका दुरुपयोग ना कर सके। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 12,09,36,645 आधार कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन यूआईडीआई द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय करने के बाद अब ये संख्या घट करके 11,43,50,755 रह गई है। यानी कि अब तक 65 लाख से अधिक आधार नंबर सिस्टम से हटाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि मृतकों के आधार कार्ड क्यों बंद किए जा रहे हैं? तो यूआईडीआई के इस अभियान का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आधार डेटाबेस में केवल जीवित और फिर पात्र लोगों की जानकारी ही मौजूद रहे, जहां योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। पहचान संबंधित धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। आधार डेटा की विश्वसनीयता और पारदर्शी बनी रहेगी। जब बिहार में चुनाव भी करीब है, ऐसे में ये कदम फर्जीवाड़े और फिर अवैध लाभों को रोकने की दिशा में एक जरूरी प्रयास है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के 80% से अधिक फॉर्म यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करने को लेकर के जो फॉर्म दिया जा रहा है उस फॉर्म को भरे जाने के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़ा सच है तो फिर इसमें कितने फॉर्म सत्यापित हैं। तेजस्वी यादव ने 1% वोट कटने पर करीब 3 दर्जन सीटों के नतीजे प्रभावित होने की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अगर 1% मतदाता भी छूट गया या फिर दस्तावेज नहीं दे पाए तो प्रत्येक विधानसभा में 3251 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की
वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम हैं। जब वोटर लिस्ट में सत्यापन के बाद अगर 1% मतदाताओं के भी नाम कटते हैं तो ये संख्या 7 लाख पार कर जाती है। जबकि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। ऐसे में तेजस्वी यादव की 1% वोट वाली चिंता की अपनी वजह है। जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में करीब दर्जन भर सीटों पर नतीजा 1000 वोट से भी कम अंतर का है। इसके अलावा करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का अंतर 5000 वोट के आसपास था। कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा की करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी है जहां 1% वोट कटने या फिर जुड़ने से नतीजे प्रभावित होने की आशंका तेजस्वी और फिर अन्य विपक्षी दलों को सता रही है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों मानसून की बेरुखी देखी जा रही है। कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर सिर्फ बादल छाए रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से मानसून एक्टिव होने को लेकर के खबर सामने आई है। एक बार फिर से मानसून का कहर बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के माने तो इस दौरान भयंकर बारिश तो होगी ही, लेकिन साथ साथ में जोर से बादल भी गरजेंगे, जहाँ इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग के माने तो बिहार के जिलों में 17 जुलाई से मानसून फिर से एक्टिव होगा। इस दौरान तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिसके कारण लोगों को उमस वाली गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि जल्द ही मौसम करवट लेगा। इधर विभाग की ओर से 15 और 16 जुलाई को यानी कि आज और कल बिहार के अधिकांश जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने को लेकर के बड़ी चेतावनी जारी की है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक गांगे, पश्चिम बंगाल और फिर झारखंड में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ सकता है, जहां इससे बिहार में बारिश की गतिविधि में तेजी आने के आसार हैं। जब बिहार के उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट संभव है, जिससे गर्मी से हल्की राहत लोगों को मिलेगी। दोस्तों, बिहार में चिराग पासवान का वार रूम तैयार हो गया है। लोजपा की 48 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। जहां बिहार चुनाव में लोजपा रामविलास आक्रामक चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के पार्टी ने बूथ से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स तक की रणनीति बनाई है। जहां पार्टी का प्रयास इस बार दलित वोट बैंक के ठप्पे से निकल करके सभी जाति और फिर समुदाय को जोड़ने का है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में इसको लेकर के व्यापक रणनीति तैयार की गई है। जब पार्टी की नीतियां, संदेश और फिर गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचने के लिए प्रदेश कार्यालय में हाईटेक वार रूम बनाया गया है। इसमें 2 दर्जन से अधिक प्रोफेशनल लैपटॉप तथा स्मार्ट मोबाइल फोन से लैस है। जहाँ राज्य की सामाजिक और फिर राजनीतिक समझ रखने वाले पार्टी के तेज तर्रार युवा भी उनका साथ दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार में सड़कों का जाल बिछ चुका है। एक जिले से दूसरे जिले में जाने से पहले अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बीच दरभंगा समस्तीपुर 4 लेन सड़क को लेकर के मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही निर्णय भी हो जाने की बात कही जा रही है। इस 4 लेन के निर्माण से बिहार के 3 जिलों को मुख्य रूप से फायदा पहुंचेगा। दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के लोगों को लाभ होगा। जहाँ इन तीनों जिलों के बीच कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ में समय की भी काफ़ी बचत होगी। दोस्तों, आरजेडी ओवैसी की काट खोज निकाली है। जहाँ दरअसल बात यह है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों पर काफ़ी अच्छी खासी पकड़ रखती है और आरजेडी भी रखती है, लेकिन आरजेडी को इस बार मुस्लिम वोट छिटकने का डर सता रहा है। जैसे सियासी जानकारी के अनुसार आने वाले समय में संगठन की प्रांतीय और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या फिर विधानसभा में के प्रत्याशी के चयन की बात हो, इनमें इस बार अति पिछड़ा मुस्लिम को तवज्जो दिया जाना तय माना जा रहा है। आरजेडी ने की इस रणनीति के पीछे राजद का सियासी अंक गणित है। उसका आकलन है कि बिहार में मुसलमानों में अति पिछड़ा जातियों की संख्या करीब 67% है। ये मुसलमानों में ऐसा वर्ग है जिसके वोट पर अधिकतर मुस्लिम चुनाव जीतते आए हैं, जबकि इसमें इस वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या काफ़ी कम होती है। इस परिदृश्य में सियासी जानकारों का कहना है कि संभव है अगड़े वर्ग के मुस्लिम बहुत कम दिखाई दें। जहाँ अभी राजद में अधिकतर मुस्लिम नेता मुसलमानों में अगड़े समाज में आते हैं। अपनी इसी रणनीति की दम पर राजद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की महागठबंधन में शामिल करने का आग्रह को खारिज कर दिया है। राजद ने अपने कोर वोटर मुस्लिमों पर भरोसा जताया है। जानकारों का ये भी कहना है कि राजद अपने कोर वोटर में किसी की हिस्सेदारी स्वीकार नहीं करेगी। यह इसके लिए उसने अपने कोर मुस्लिम वोटर्स में भी अति पिछड़ी जातियों के बीच पैठ बना दी है। दोस्तों, बिहार में कांवड़िया समेत 9 लोगों की वज्रपात की वजह से जान चली गई है। जी आपको बता दूं कि बिहार में वज्रपात की कई घटनाओं ने परसों 9 लोगों की जान ले ली है, जिसमें बांका, गया,
पटना और फिर वैशाली जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इन घटनाओं में बाइक सवार, कांवड़िया, किसान और पशुपालक ठनके की चपेट में आए हैं। जब मृतकों की उम्र 12 से 65 वर्ष के बीच थी और कई लोग गंभीर रूप से झुलस करके घायल भी हुए हैं। जब मौसम विभाग ने पहले ही वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह हादसा हुआ। जब बिहार के बांका जिले में वज्रपात की वजह से 4 लोगों की जान गई है। दोस्तों, किसानों की बल्ले बल्ले सामने आ रही है, क्योंकि अब 20वीं किस्त में डबल पैसा मिलेगा। जहाँ केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कई तरीके की सुविधाएं भी दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले सभी किसानों को अब दुगुना फायदा मिलने जा रहा है। जब आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से किसानों को कई तरीके की योजना दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने वाले सभी किसानों को अब दुगुना फायदा मिलने वाला है। जब पहले सरकार की तरफ से सभी किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपये की किस्तें ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन अब आपको पूरे 4000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप भी एक किसान हैं तो फिर आपको दोबारा पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये आर्थिक सहायता दे दी है। या देश के किसानों को इनकम दोगुना करने के लिए सरकार की तरफ से ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पर करारा हमला बोला है। विजय कुमार मंडल ने कहा है कि प्रशांत किशोर जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में उनका खाता भी खुलने वाला नहीं है। यानी कि प्रशांत किशोर का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। मंत्री ने कहा है कि प्रशांत किशोर मतदाता पुनरीक्षण जैसे नियमित कामों पर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाता ही है। इसमें साजिश जैसी बातें कह करके प्रशांत किशोर सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। विजय कुमार मंडल ने कहा है कि बिहार की जनता को पता है कि किसने विकास किया और फिर कौन सिर्फ बातें बना रहा है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं और प्रशांत किशोर जैसी नई पार्टियों को जनता पूरी तरीके से नकार देगी। मंत्री ने विश्वास जताया है कि जनता विकास, स्थिरता और भरोसे के नाम पर फिर एनडीए को मौका देगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इसमें वे मीडिया के सूत्र को मूत्र बताते हुए देखे जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं जो वेस्ट ऑफ पदार्थ होता है, हम वह समझते हैं। अब इसको लेकर के बिहार में बवाल मचा हुआ है। वहीं पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरु प्रकाश ने कहा है कि तेजस्वी यादव को अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों और फिर मीडिया पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर गुरु प्रकाश ने कहा है कि जिस मीडिया ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूती दी है, जब उसी पर सवाल उठा करके तेजस्वी यादव लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के सम्मान के साथ खड़ी है और कोई भी नेता मीडिया को डराने या फिर दबाने की कोशिश करेगा तो उसे जनता से कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पर हमला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और तेजस्वी यादव को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए।